शादी के बाद गरीब माँ बाप की संस्कारी बेटी का बदला रूप। पंडित जी, मेरे इकलौते पोते के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ कर देना। मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो जरूर बताना, जो देखने में सुंदर हो और संस्कारों से भरी हुई हो, जिसके आने से मेरे घर में रौनक आ जाए। अरे अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास हर तरह के रिश्ते आते हैं। आपको जैसी लड़की चाहिए वैसा ही रिश्ता लेकर आऊंगा मैं आपके घर। ये कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। दरअसल मोहित शांता का इकलौता पोता है और वो उसकी शादी करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें लड़की संस्कारी चाहिए। वैसे तो ये लोग अमीर हैं, लेकिन लड़की गरीब भी चलेगी, बस उनकी मुख्य जरूरत संस्कारों की है। इधर रागिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने की जिद कर रही होती है। अरे मैंने तुझे एक बार कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। और तेरी इन फालतू की दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर, बेकार में तुझे बाहर जाने के लिए भड़काती रहती हैं। तू मुझसे छोटा है तो छोटा ही बनकर है, फालतू में मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, मैं पापा से पूछ लूंगी। इतनी देर में राजेश भी वहां आ जाता है। अरे हाँ भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह? पापा, कल मेरी सहेली शालू का जन्मदिन है, उसने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है और मुझे भी इनवाइट किया है, तो क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर की बेटियां ऐसे रात को किसी के घर नहीं जाती। और सही तो कह रहा है रोहन, कहीं नहीं जाना है, तेरे बहुत पर निकल आए हैं, घर पर रहो। राजेश रागिनी को बाहर जाने से मना कर देता है। दरअसल रागिनी एक गरीब परिवार से है, उनके परिवार में लड़कियों का बाहर आना जाना मना है और इसे ही लोग संस्कार मानते हैं। हर बार की तरह रागिनी बेचारी अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। वो अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उसे पता है कि वहां से भी उसे सिर्फ ताने ही मिलेंगे। ऐसी रात हो जाती है। अगली सुबह रागिनी रोज की तरह जल्दी उठती है। पहले घर वालों के लिए चाय नाश्ता बनाती है, फिर पूरा घर साफ करती है, कपड़े धोती है और करीब 11 बजे आंगन में कपड़े सुखाने जाती है। रागिनी के घर के सामने ही एक अमीर परिवार रहता है, जिनकी इकलौती बेटी दिव्या है। दिव्या हंसते हुए छत पर अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। उसकी हंसी की आवाज रागिनी तक भी आ रही होती है। दिव्या, आजा बेटा, नहा ले, मैंने तेरे लिए गर्म पानी लगा दिया है, और जल्दी आ, मैंने तेरी पसंद का नाश्ता भी बनाया है। ये कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और दिव्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कितनी किस्मत वाली है दिव्या, जिसे इतना अच्छा परिवार मिला है। मेरी माँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाती है, सारा काम मुझसे ही करवाती है, और उसकी मम्मी पापा उससे कितना प्यार करते हैं। ये सब सोचते हुए रागिनी अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को दिव्या अच्छे से तैयार होकर जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनकर बालों पर चश्मा लगाकर घर से निकलती है। वो खुद कार ड्राइव करती है। मम्मी, मुझे आने में लेट हो जाएगा, आज रिया की बर्थडे पार्टी है, मेरे सारे दोस्त वहीं मिलेंगे, शायद मैं आज रिया के पास ही रुक जाऊं, आप मेरा वेट मत करना। यह कहकर दिव्या घर से निकल जाती है। लोकेशन पर पहुंचकर दिव्या अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। कितना मजा आ रहा है, डीजे की साउंड और थोड़ा बढ़ाओ। अरे इधर आओ, स्टेप से स्टेप मैच करके डांस करेंगे। वहां दिव्या के दोस्त राधिका, रिया, अंकित, हर्षित सभी मौजूद होते हैं और सब मिलकर खूब डांस करते हैं। इन्हें इस तरह डांस करते हुए दिव्या के पड़ोस का एक लड़का देख लेता है और घर आकर अपनी माँ को सब बता देता है। दूसरी तरफ संगीता मंदिर से लौट रही होती है। रास्ते में उसे रागिनी की माँ रेखा मिलती है। रागिनी भी उनके साथ होती है। देखो तो हमारे मोहल्ले की लड़कियां कितनी संस्कारी है, एक दिव्या को छोड़कर। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, कल मेरा बेटा बता रहा था 2 लड़कियां और 4-5 लड़के छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे नाच रहे थे शहर के बाहर जो नया होटल खुला है ना, उसकी छत पर। लिख कर ले ले, एक दिन इनकी ऐसी नाक कटेगी कि सारी शेख की याद आ जाएगी। बिल्कुल भी लगाम नहीं दी है अपनी लड़की पर। हाँ बहन जी, तुम सही कह रही हो, और भी तो बच्चे हैं मोहल्ले में, पर ऐसा कोई नहीं करता। हमारे यहाँ तो लड़कों को भी इतनी आजादी नहीं है जितनी इन्होंने दिव्या को दे रखी है। दोनों पड़ोसन दिव्या को लेकर खूब बातें करती हैं। तभी दिव्या की माँ पिंकी भी वहां आ जाती है। उन्हें देखकर ये दोनों मुंह बना लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहन घर पर बैठकर अपना फोन चला रहा होता है। उसके पीछे रागिनी भी बैठी होती है, जो चुपके से उसके फोन में देख रही होती है। अरे ये दिव्या कहाँ जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है, बाय गॉड, इन कपड़ों में। हाँ, क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें इन कपड़ों में? हाँ, अरे ये तो इधर उधर घूमती रहती है अकेले, पता नहीं अंकल आंटी कैसे भेज देते हैं इसे। और देखो इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कैसे 6-7 लड़कों के साथ घूमती रहती है हर जगह। दरअसल दिव्या के घर वाले ओपन माइंडेड है, वो उसे कहीं भी आने जाने से नहीं रोकते। दिव्या अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से सोती है और जहां मन आए वहां जाती है। उसके पापा को उस पर पूरा विश्वास है कि वो गलत नहीं करेगी।
इसलिए उन्होंने उसे पूरी आज़ादी दे रखी है। लेकिन मोहल्ले वाले उसके बारे में कुछ और ही बातें बनाते रहते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या अपने घर के सामने खड़ी होती है कि अचानक उसके 3-4 दोस्त वहां आ जाते हैं। मैडम, इतनी भी लापरवाही ठीक नहीं है। पहले तुमने खुद ही हिमाचल जाने का प्लान बना लिया, शिमला जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, और अब हमारा फोन भी नहीं उठा रही हो। हर्षित की बात सुनकर दिव्या कुछ बोल पाती, इससे पहले उसके पापा बोल पड़ते हैं। अरे ये है भुलक्कड़ कहीं की। तुम लोग अंदर आओ, चाय नाश्ता करके जाना, वरना ये तो तुम्हें गेट से ही वापस भेज देगी। हाँ अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हर बार ऐसा ही होता है। संचित और हर्षित मिलकर दिव्या की टांग खींचते हैं। सुदेश उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। पिंकी उनके लिए तरह तरह के खाने पीने की चीजें लेकर आती है। सब लोग बैठकर खूब मस्ती करते हैं। तो भाई कहाँ का प्लान है तुम्हारा? छुट्टियां पड़ी हुई हैं, मुझे पता है 8 दिन घर तो टिकने वाले नहीं हो तुम लोग। हाँ आंटी, पूरा दिन घर में बोर हो जाते हैं। कॉलेज से इतना मुश्किल से फुर्सत मिली है, हम तो हिमाचल की मेन सिटी एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं। अरे हाँ बिल्कुल, यही उम्र है घूमने फिरने की, तुम शौक से जाओ, बस थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर मत घूमना। दिव्या, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, क्यों बच्चों को लेट कर रही हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से आना पड़ा है इन्हें। पिंकी और सुदेश दिव्या की पैकिंग करवाते हैं। पिंकी उसकी मदद भी करती है और इस तरह दिव्या अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर निकल जाती है। वहां जाकर वो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करती है और सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। इधर दिव्या की फोटो देखने के बाद शालू रागिनी को कॉल करती है। रागिनी यार, तू कहाँ है? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, क्या तेरा भाई बताता नहीं है कि मैंने तुझे कॉल किया था? यार तुझे तो पता है सब मेरे पास नहीं होता, फोन भी जब उसका मन आता है तब देता है, वरना बताता भी नहीं। यार ये तो बहुत गलत बात है। देख तेरे घर के सामने ही रहती है ना वो लड़की, क्या नाम है उसका? दिव्या। कितनी मस्त लाइफ जीती है वो, अभी भी शिमला घूमने गई है अपने दोस्तों के साथ। बस यार क्या कह सकते हैं, सबकी किस्मत अलग होती है। एक हम है जो बस फोन पर बातें कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, और एक दिव्या है जो अपनी लाइफ खुलकर जी रही है। मेरी तो सारी उम्मीदें अब अपने ससुराल से जुड़ गई है। भगवान ने अगर कुछ अच्छा सोचा होगा तो अच्छा सा लड़का और परिवार मिल जाएगा। मैं अपने सारे सपने वही पूरे करूंगी। मेरे घर वालों ने तो मेरे सारे सपनों का गला घोट दिया है। इसी तरह दोनों सहेलियां फोन पर बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद रेखा वहां आ जाती है। पूरा दिन फोन पर लगी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? तभी तो कहती हूँ तुझे फोन मत दिया कर। चल फोन रख और काम कर। रागिनी बेचारी पूरा दिन घर का काम करती है, मगर अगर थोड़ी देर सहेली से बात भी कर ले तो उसकी माँ उसे डांट देती है। वो चुपचाप फोन रख देती है और अपने काम में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंडित जी मोहित के घर पहुंचते हैं। आंगन में शांता बैठी होती है। अम्मा, जैसा आपने कहा था, आपके पोते के लिए वैसा ही रिश्ता ढूंढ लिया है। ये देखिए फोटो। पंडित जी शांता के पास बैठकर उन्हें फोटो दिखाते हैं, लेकिन फोटो देखते ही दादी भड़क जाती है। अरे इस लड़की का पहनावा देखो, मुझे तो पहनावे से ही अच्छी नहीं लग रही है। ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। दादी वही फोटो सरला को दिखाती हैं। अरे सरला, मुझे तो लगता है ये लड़की मैंने कहीं देखी है। हाँ याद आया, ये वही है ना जो उस दिन लड़कों के साथ डांस कर रही थी। सरला जरा फोन करके पूछना नरेश से कहाँ रह गया ड्राइवर और कितनी देर रुकना पड़ेगा हमें यहाँ। शांता और सरला किसी काम से बाहर आई थी। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेने गया था। इंतजार करते करते ये दोनों एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती हैं, जहां कुछ लड़के लड़कियां मस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देखकर शांता गुस्सा करती है। माँ जी जाने दीजिए, आजकल की मॉडर्न जनरेशन है, ऐसे ही घूमते फिरते हैं। अरे ऐसे मॉडर्न पर लानत है, लड़कों के बीच में बस 2 ही लड़कियां हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। पंडित जी आप दूसरी लड़की का फोटो दिखाइए, ये लड़की हमें पसंद नहीं है। हमने पहले ही कहा था संस्कारी लड़की चाहिए। अरे टेंशन क्यों लेती हैं आप, मेरे पास और भी लड़कियों के फोटो हैं। पंडित जी अपने झोले से एक साधारण कपड़े पहने हुई लड़की का फोटो निकालते हैं। फोटो देखते ही दादी तुरंत खुश हो जाती है। हाँ ये बनेगी हमारे घर की बहू। देखो सरला कितनी संस्कारी लग रही है, बिल्कुल सीता जैसी। पंडित जी इसके साथ ही शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। दादी जी को फोटो पसंद आई थी। वो रागिनी की ही थी जो दिव्या के घर के सामने रहती है। इस तरह दादी पंडित जी को रागिनी के रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। पंडित जी रागिनी के घर जाकर रिश्ता की बात करते हैं। पंडित जी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे से घर में होगा। आप लड़के वालों को हाँ कर दो, वो जब चाहें जैसे चाहें, हम शादी के लिए तैयार हैं। ये सुनकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। इधर संगीता अपने घर पर बैठी होती है। रेखा भी वहां आ जाती है।
देखा पंडित ने जरूर दिव्या का रिश्ता वहाँ भिजवाया होगा, लेकिन लड़के वालों ने फोटो देखकर ही मना कर दिया। अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, कौन बनाएगा उसे अपने घर की बहू? सबको संस्कारी लड़की चाहिए। देखो हमारी रागिनी को तुरंत पसंद कर लिया। अरे हमारी रागिनी है ही लाखों में एक, भला उसे कौन मना कर सकता है? इस दिव्या से तो भगवान ही बचाए। दोनों पड़ोसन बिना वजह रागिनी और दिव्या की तुलना करने लगती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर पंडित जी मोहित की दादी को बताते हैं कि लड़की वालों को रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं और शादी की तारीख तय कर देते हैं। रागिनी शालू को अपनी शादी में बुलाने के लिए फोन करती है। शालू, मेरी शादी तय हो गई है, तुझे जरूर आना है। क्या सच में? कब, कैसे, लड़का क्या करता है? तूने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। यार सुनने में तो आ रहा है कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत अच्छा है, अच्छे कमाता है, ओपन माइंडेड है। मेरी ननद भी दिव्या की तरह रहती है। मैं अपने सारे सपने वहीं पूरे करूंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। इस तरह दोनों सहेलियां काफी देर तक फोन पर बातें करती हैं। फिर रागिनी फोन रख देती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। मोहित और रागिनी की शादी बड़े धूमधाम से होती है। फिर रागिनी की विदाई हो जाती है। गाड़ी सीधा उसके ससुराल जाकर रुकती है। दरवाजे पर उसकी नंद रितिका और सास सरला आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। माय डियर भाभी, नए घर में आपका मोस्ट वेलकम है। भैया हमेशा मुझे परेशान करते थे, लेकिन अब मैं आपके साथ मिलकर अपनी टीम बना लूंगी। अरे सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी क्या? बहू को अंदर तो आने दे। सरला रागिनी का गृह प्रवेश कराती है और उसे उसके कमरे तक छोड़कर आती है। रागिनी के मन में अपने ससुराल को लेकर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। यार मेरी ननद तो बहुत मॉडर्न है, कितने प्यारे कपड़े पहने हैं। मेरी सास भी स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है। मतलब मैंने जो सोचा था वो सब यहाँ पूरा हो जाएगा। यहाँ मुझे कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू भगवान जी। रागिनी, तुम किस सोच में पड़ गई? क्या तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी थक गई हूँ, नींद आ रही है। हाँ समझ सकता हूँ। इतना भारी लहंगा और ये गहने पहनना आसान काम नहीं है। लाओ मैं तुम्हें अनरेडी होने में मदद कर देता हूँ। मोहित एक एक करके रागिनी के गहने उतारता है और उसकी मदद करता है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। रागिनी अपने ससुराल की पहली सुबह को लेकर बहुत उत्साहित होती है। वो जल्दी उठती है, नहाकर मंदिर में पूजा करती है और सबके लिए चाय बना देती है। उसने खूबसूरत गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। जब वो शांता दादी को चाय देने जाती है तो अरे बहू, जैसा पंडित जी ने बताया था तुम तो उससे भी ज्यादा संस्कारी हो। मेरी तो आसारी इच्छाएं पूरी हो गई है। दूधो नहाओ, पूतो फालो। दादी उसकी तारीफ कर ही रही होती है कि तभी सरला और नरेश भी वहां आ जाते हैं। रागिनी उन्हें भी चाय दे देती है। तभी रितिका अपने कमरे से बाहर आती है। आज तो भाभी की पहली रसोई है ना, तो भाभी क्या बना रही हो आज हमारे लिए? मुझे आप सबकी पसंद नहीं पता, आप लोग जो कहोगे मैं वही बनाऊंगी। अरे बेटा, ये तो ऐसे ही मजाक करती है। तू एक काम कर, कुछ मीठा बना लेना, बाकी जो तुझे आता है वो बना लेना। जैसे ही रागिनी रसोई की तरफ जाती है, उसकी साड़ी का पल्लू सिर से उतर जाता है। रागिनी बहू, हमारे घर में बहू सिर पर पल्लू रखती है, खासकर रसोई में खाना बनाते हुए। आगे से इस बात का ध्यान रखना। दादी की बात सुनकर रागिनी थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और रसोई में खाना बनाने लग जाती है। आज रागिनी मटर पनीर, मिक्स वेज, रोटी, रायता, सलाद और मीठे में बेसन का हलवा बनाती है। सब लोग उसके हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते हैं। बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ये लो, ये है सोने के कंगन। ये हमारे खानदानी कंगन है। मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई। सास और ससुर भी उसे गिफ्ट देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी मोहित से कहती है, मोहित देखो ना, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। चलो कहीं बाहर चलते हैं। और तुम मुझे हनीमून पर कब लेकर जाओगे? रागिनी, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तुम्हें तो पता है ना दादी का। दादी अभी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? कम से कम मुझे शॉपिंग तो करा दो। देखो ना, मेरे पास ये भारी भरकम साड़ियां हैं। मुझे कुछ हल्का सा पहनना है, जैसे कपड़े दीदी पहनती है। मैं तो दिला दूंगा, लेकिन जब तुम्हारी दादी सास और सास मना करेंगी तो मुझे मत कहना। कोई मना नहीं करेगा, मैं खुद बोल दूंगी सबको। आप बस मुझे बाहर लेकर चलो। रागिनी मोहित के साथ बाहर जाने की जिद करती है। शाम को मोहित उसे बाहर लेकर जाता है। दोनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं। देखो ये पैंट मुझ पर कितनी प्यारी लग रही है, और ये 1 पीस ड्रेस। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ यही पहनूंगी। तुम बेकार में ये चीजें खरीद रही हो। मुझे पता है घर वाले ये सब नहीं पहनने देंगे। मोहित के मना करने के बाद भी रागिनी वो सब चीजें खरीद लेती है। दोनों बाहर ही खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन घर आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, शांता दादी हॉल में बैठी होती हैं। बाहू, मोहित के तो
मान लो कि वो लड़का है, लेकिन तुम्हें तो थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना। घर की बहू इतनी रात को बाहर घूमते हुए अच्छी लगती है क्या? दादी मैं अकेली थोड़ी ना गई थी। चुप, आगे से जुबान लड़ाती है। तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों के आगे नहीं बोलते। दादी की बात सुनकर रागिनी सहम जाती है और मोहित भी उसके सपोर्ट में कुछ नहीं बोलता। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। मायके में तो घर वालों के दबाव से रही, वहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। क्या मुझे ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कोई जुगाड़ जरूर करूंगी, क्योंकि जब सीधी घी से उंगली नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसी सोच के साथ रागिनी सो जाती है। अगली सुबह रितिका जीन्स और टॉप पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है, लेकिन दादी उसे कुछ नहीं कहती। दरअसल रागिनी के ससुराल में बहुओं के लिए नियम है, लड़कियों के लिए नहीं। दादी आंगन में बैठी होती है, तभी पूनम आती है। नमस्ते आंटी। रागिनी तुरंत उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। शांता दादी, मानना पड़ेगा, आपने तो हजारों में लाखों में एक बहू ढूंढी है वो ईद के लिए। वरना हमारे सामने एक बहू आई है और इस सर पर पल्लू तक नहीं रहता उसके, हमेशा अपने पति के साथ घूमती रहती है हाथ में हाथ डालकर, कभी यहाँ कभी वहाँ, घर पर टिकती ही नहीं। अरे जानती हूँ मैं उस लड़की को, उसके तो मायके में ही बहुत बोलबाला है। मेरे बेटे के लिए भी उसका रिश्ता आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। दरअसल दिव्या की शादी भी इसी मोहल्ले में हुई है, लेकिन रागिनी और दिव्या दोनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मम्मी, ये मोहित कैसा इंसान है? जब से इसकी शादी हुई है अपनी वाइफ को कहीं भी लेकर ही नहीं गया। अरे बेटा, पुराने ख्यालात के लोग हैं। उनकी दादी और माँ बेटी को कहीं आने जाने से नहीं रोकती, लेकिन बहू पर ही सारी पाबंदियां हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, बेचारी यहाँ आकर फंस गई होगी। अरे ये लोग हम जैसे ओपन माइंडेड लोगों को बातें बताते फिरते हैं। राजकुमार की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में दिव्या सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। कुछ दिन के बाद, अरे यार, अब तो शादी हो गई है, आज भी नहीं आएगी क्या मेरे बर्थडे पार्टी में? यार मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं, पैसे बहुत है लेकिन बहू को बस संस्कारों में ही रहना चाहिए। लेकिन मैं कब तक मानूंगी ये सब? तो तू एक काम कर, घर से कोई बहाना निकाल कर आ जा और सीधे मेरे घर आ जाना। पहले यहीं केक कट करेंगे, फिर दोस्तों के साथ घूमने चलेंगे। सालों बाद रागिनी को अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है और वो फैसला कर लेती है। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मैं आज एक रात के लिए मायके रुक जाऊं? इजाजत लेकर रागिनी घर से निकलती है, लेकिन मायके जाने के बजाय सीधा अपनी दोस्त शालू के घर पहुंच जाती है। रागिनी, बैग में तेरे कपड़े हैं ना? चल फटाफट चेंज कर ले, आज मस्त नाइट आउट करेंगे। रागिनी जल्दी से वो कपड़े पहन लेती है जो उसे मोहित के साथ खरीदे थे। आज पहली बार रागिनी जीन्स और टॉप पहनती है और खुद को बहुत सुंदर महसूस करती है। इतनी देर में शालू के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। सभी लोग पूरी रात बाहर रहते हैं, पहले केक काटते हैं, फिर डांस करते हैं, थोड़ी ड्रिंक भी करते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। यार मोहित का फोन आ रहा है, इसे क्या कहूँ? अरे कुछ मत कह, सुबह बोल देना फोन साइलेंट पर था, मम्मी सो रही थी, उनकी नींद खराब हो जाती इसलिए नहीं उठाया। शालू रागिनी को हर तरह का बहाना तैयार करके दे देती है। उनके एंजॉयमेंट में कोई रुकावट नहीं आती। रात को दोनों शालू के घर सो जाती हैं। अगली सुबह रागिनी अपनी साड़ी पहनकर सीधे ससुराल लौट आती है। तेरी माँ की तबीयत कैसी है अब? दादी अब ठीक है। इतना कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और अपना बैग रख देती है। मैंने यहाँ जिंदगी में पहली बार इतना एंजॉय किया है। धीरे धीरे रागिनी को इन सब चीजों की आदत पड़ जाती है। अब वो कभी सब्जी लेने के बहाने तो कभी किसी और काम के बहाने घर से बाहर निकलने लगती है। कुछ दिन के बाद, शालू, सिनेमा हॉल में नई मूवी लगी है यार, मैं तेरे इंतजार में हूँ, कब फ्री होगी? आज तो मेरा टाइम फ्री है, रुक मैं रागिनी से भी पूछ लेती हूँ, उसे भी कंपनी मिल जाएगी। शालू दीक्षा का फोन रखकर रागिनी को कॉल करती है। रागिनी, आज मूवी देखने चले? बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन टाइम दोपहर 11 बजे का रखना, उस टाइम मेरा सारा काम खत्म हो जाता है और ये भी ऑफिस में होते हैं। ओके डन, तू काम खत्म कर, मैं लोकेशन भेज देती हूँ। रागिनी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करती है। शालू लोकेशन भेज देती है। रागिनी हर बार की तरह घर से बहाना बनाकर निकल जाती है। शालू के पास पहुंचकर रागिनी एक हॉट और स्टाइलिश ड्रेस पहन लेती है। दोनों दोस्त मिलकर मूवी देखने जाते हैं। उनके साथ एक दो लड़के भी होते हैं। मूवी देखने के बाद, सच में बहुत मजा आएगा, मैंने तो पहली बार सिनेमा हॉल में मूवी देखी है। डार्लिंग कोई बात नहीं, अब पहली बार हो गया ना तो बार बार भी होगा। मस्ती के बाद शालू रागिनी को घर छोड़ देती है। घर जाने से पहले रागिनी फिर से अपनी साड़ी पहन लेती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब रागिनी को घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा बाहर की जिंदगी पसंद आने लगती है। घर वाले उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास समय ही नहीं होता। एक दिन, शालू, तेरी वो दोस्त कौन थी जिसने उस दिन ब्लैक वन पीस ड्रेस पहनी थी?
यार कितनी हॉट लग रही थी, उसका नंबर दिला दे प्लीज। पागल है क्या, वो शादीशुदा है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगी। अरे तुझे क्या पता पड़ेगी या नहीं, तू बस नंबर दिला दे, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इतना तो कर ही सकती है। ठीक है, कुछ करती हूँ। शालू और रोहित मिलकर रागिनी को फंसाने का प्लान बनाते हैं। बोल दे मेरा बर्थडे है, पहले केक काटेंगे फिर क्लब चलेंगे, बाकी हम संभाल लेंगे। रागिनी को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद, रागिनी, उस दिन मूवी में जो लड़का था ना, रोहित, याद है? वो तेरी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि अगर तेरी शादी नहीं हुई होती तो वो तुझसे शादी कर लेता। अच्छा, ऐसी बातें कर रहा था? हाँ, और आज उसका बर्थडे है, वो चाहता है कि तू उसकी पार्टी में आए, उसने खास तुझे बुलाया है। हाँ मैं आऊंगी, वैसे भी आज घर पर कोई नहीं है। बता कितने बजे आना है, नाइट आउट के लिए रुकना है क्या? अब रागिनी घर से बाहर निकलने में इतनी एक्सपर्ट हो चुकी होती है कि वो खुद ही नाइट आउट के लिए पूछती है। हाँ रुक जाना, मजा आएगा। रागिनी हर बार की तरह मायके का बहाना बनाकर घर से निकल जाती है। पहले वो शालू के पास पहुंचती है जहां कपड़े बदलती है, और फिर दोनों रोहित के पास पहुंचते हैं। वहां पहले से ही 2-4 लड़के मौजूद होते हैं। गाइस पहले केक कट कर लेते हैं, उसके बाद एंजॉय करेंगे। रोहित केक काटता है। पूरी पार्टी में वो रागिनी को खास तवज्जो देता है, उसे अपने पास रखता है, उसके साथ मिलकर केक कटवाता है और उसके साथ ही डांस करता है। कुछ देर बाद सब लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ से म्यूजिक की आवाज आ रही है, ये क्लब है ना? अरे आना है क्या तुम्हें? हाँ आना तो है, मैं कभी गई नहीं हूँ। अच्छा, तो मैडम की ख्वाहिश है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ, चलो फिर चलते हैं। रागिनी के एक बार कहने पर ही रोहित गाड़ी क्लब की तरफ मोड़ देता है। सभी लोग क्लब में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। इसी बीच रोहित रागिनी की सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिला देता है। थोड़ी देर में रागिनी को नशा हो जाता है। तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जानो, मैं चली। नशे की हालत में रागिनी को 3-4 लड़कों के बीच अकेला छोड़कर शालू वहां से चली जाती है। रोहित रागिनी का हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे गाड़ी तक ले जा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ दिव्या अपनी माँ पिंकी के साथ कार से वहां गुजर रही होती है। अरे दिव्या, वो देख, वो रागिनी लग रही है। नहीं मम्मी, आपको भ्रम हुआ होगा, उसके ससुराल वाले तो उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। दिव्या आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके मन में शंका होती है। वो गाड़ी पीछे मोड़ती है। जैसी दिव्या पास जाकर देखती है, 3-4 लड़के हैं और रागिनी नशे में उनके बीच है। कौन है तुम लोग? इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसे अभी गाड़ी से नीचे उतारो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। दिव्या की धमकी सुनकर बचाओ बचाओ। आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। डरकर सभी लड़के गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। दिव्या और पिंकी मिलकर रागिनी को अपनी कार में बिठा लेते हैं। रागिनी पूरी तरह नशे में होती है। तुम तो कह रही थी इसके ससुराल वाले से बाहर नहीं जाने देते, फिर ये क्या है? मम्मी, मुझे लगता है ये घर से झूठ बोलकर बाहर निकली है, तभी इसके साथ कोई नहीं है। इसके साथ कुछ भी हो सकता था, शुक्र है भगवान का हमारा ध्यान पड़ गया। दिव्या और पिंकी रागिनी को उसके मायके छोड़ देते हैं। अरे क्या हुआ रागिनी को? आप इसे कहाँ से लाए हो? इसके साथ कोई और नहीं है क्या? ये आपकी संस्कारी बेटी है। आप तो कहते थे ना कि आपकी बेटी कभी गलत नहीं करेगी। देख लीजिए शादी के बाद क्या कर रही है। आंटी, आप हमेशा खुश होती थी ना कि आप रागिनी को कहीं आने जाने नहीं देती। ये उसी प्रेशर का नतीजा है। आपने इसके लिए ऐसा ससुराल भी ढूंढ दिया जहाँ और भी पाबंदियां है, इसलिए इसे झूठ बोलकर निकलना पड़ा। जब रागिनी के माता पिता को पता चलता है कि उसने शराब पी रखी है और दिव्या उसे बचाकर लाई है, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दिव्या और पिंकी अपने घर लौट जाती हैं। रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं। अगली सुबह दिव्या रागिनी को अपने साथ उसके ससुराल लेकर जाती है। जैसे ही शांता दादी दोनों को साथ देखती है, अरे बहू, तू इस निर्लज के साथ क्या कर रही है? अम्मा, निर्लज हमारी बहू नहीं, आपकी बहू है, जो रात रात भर क्लब में घूमती है, शराब पीती है। मेरी बहू इसे नशे की हालत में वहाँ से उठा कर लाई है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सुनीता की बात सुनकर शांता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। शांता गुस्से में कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें होश भी है? आखिर कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बहू तो मायके गई हुई थी, क्लब में कैसे पहुंच गई? मेरी बहू पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। ये तुम्हारी बहू जैसी नहीं है, बड़ी संस्कारी बहू है मेरी। शांता की बात सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत बोलती है, बस कर दो दादी, संस्कार संस्कार, आखिर घर में रहना ही तो संस्कार है आप लोगों के लिए। अरे संस्कार की आड़ में आपने इसे 4 दीवारी में बंद कर दिया था। जब इंसान पर चारों तरफ से दबाव होता है तो वो जिंदगी जीना भूल जाता है, और आखिर में वही करता है जो रागिनी ने किया। दिव्या रागिनी की सारी सच्चाई उसके सास और दादी सास को बता देती हैं। दिव्या की बात सुनने के बाद शांता और सरला रागिनी को सुनाना शुरू कर देती हैं। तभी दिव्या की सास कहती है, इसमें रागिनी की कोई गलती नहीं है।
अगर आप संस्कारों के नाम पर लड़कियों को हर चीज से रोकोगे, उन्हें बाहर जाने से, अपनी जिंदगी जीने से आजादी नहीं दोगे, तो वो दबाव में आकर यही सब करेगी। अगर आपने उसे थोड़ी सी आजादी दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। सुनीता की बात सुनकर रागिनी के माता पिता और ससुराल वाले सभी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जरूरत से ज्यादा पाबंदियां हमेशा नुकसान ही करती हैं।